हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑनलाइन। और आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे 11वीं क्लास के इस टॉपिक को, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। अर्थात निजीकरण क्या है, आर्थिक सुधारों में भारत सरकार ने निजीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि निजीकरण का अर्थ क्या होता है। निजीकरण बहुत ही सरल शब्दों में यदि हम इसका अर्थ समझते हैं तो बहुत क्लियर है। अर्थात किसी भी सरकारी चीज़ का जो सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत है, सरकार उससे अपना सरकारी नियंत्रण हटा ले और वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए। अर्थात पहले सरकारी थी, अब वो कैसी हो जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी। अर्थात प्राइवेट का मतलब निजी, किसी व्यक्ति को जिसको वो दे दी जाएगी वो उसके एकाधिकार में चली जाएगी, वो उसका निजीकरण हो जाएगा। जैसे कि आजकल आप सुन रहे हैं कि रेलवे में इतनी रेलगाड़ियाँ दे दी गई हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। फला एयरपोर्ट भी उस उद्योगपति को दे दिया है, उस कंपनी को दे दिया है। तो अर्थात सरकार धीरे धीरे अपना नियंत्रण सब चीज़ों से हटाती जा रही है और उनको प्राइवेट सेक्टर को देती जा रही है। वो प्राइवेट सेक्टर को जो चीज़ें दी जा रही हैं वही निजीकरण है। अर्थात इसी को हम क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के जो स्वामी होते हैं और जो प्रबंधकर्ता होते हैं, उनका अपना जो निजी स्वामित्व है। सार्वजनिक का मतलब आप समझते हैं गवर्नमेंट सेक्टर को कहते हैं, और निजी स्वामित्व जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर, यानी जो चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर जिनका मालिक होता है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएं, उनका संचालन प्राइवेट सेक्टर में उद्योगपतियों के द्वारा किया जाए, कंपनियों के द्वारा किया जाए, यही निजीकरण है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में से अधिक उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाता है तथा वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से निजी क्षेत्र को बेच दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के अकुशल निष्पादन ने निजीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया है। निर्णय लेने की स्वतंत्रता का अभाव, निर्णय लेने में विलंब, आर्थिक प्रोत्साहनों की कमी, उत्पादन क्षमता का निम्न प्रयोग एवं प्रबंधकीय दोषों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की उत्पादकता का जो लेवल है वो निरंतर गिरता जा रहा था। इससे निजीकरण की प्रक्रिया को बल मिला और यह माना गया कि अकुशल सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने से अर्थव्यवस्था अधिक कुशल होगी और इसमें सभी उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इसीलिए इन सब का जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में चीज़ें थी, धीरे धीरे एक एक करके निजीकरण किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि निजीकरण के उद्देश्य क्या हैं, यानी सरकार गवर्नमेंट सेक्टर से जिन चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर को दे रही है उनका उद्देश्य क्या है। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी चीज़ें हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी उद्योग हैं वो सब बीमार हैं। बीमार का मतलब सब कमज़ोर अवस्था में हैं, जर्जर अवस्था में हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई खामियां हैं। वहाँ जो सरकारी तंत्र के लोग हैं वो किसी भी प्रकार का अपना किसी उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, अन्यथा उनका उत्पादन कम न होता। जबकि उसके विपरीत हम देखते हैं
कि प्राइवेट सेक्टर को जो चीज़ चली गई या प्राइवेट सेक्टर में जो चीज़ है अपेक्षाकृत सरकारी तंत्र के उद्योगों के उन उद्योगों में अधिक उत्पादन हो रहा है। इसी प्रकार से हम स्कूलों को देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षण कम और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षण अधिक हो रहा है, जिससे कि जो आज का युवा है वो उन प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहा है। अब इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने 1991 में नई आर्थिक सुधार नीति बनाई। नई औद्योगिक नीति, नई आर्थिक सुधार नीति के अंतर्गत उदारीकरण को अपनाते हुए गवर्नमेंट सेक्टर की सभी चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर को देने का मन बना लिया और उस कानून के आधार पर उनको प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर में दिए जाने लगा। तो इससे इसके उद्देश्य क्या है? देश के संसाधनों के उचित विदोहन को सुनिश्चित करना। देश के पास संसाधन बहुत हैं लेकिन उनका उचित यूज़ नहीं हो रहा है, सरकारी तंत्र के माध्यम से नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से जब वो किसी फर्म या कंपनी को दे दिए जाएंगे तो वो अधिक लाभ कमाने के कारण उत्पादन भी अधिक करेंगे और जो संसाधन हैं उनका यूज़ भी अधिक होगा। दूसरा, उत्पादकता में वृद्धि करना तथा परिचालन की क्षमता को बढ़ाना। उचित तकनीक के प्रसार तथा अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को बल देना। सरकारी तंत्र में जो कुछ भी है वहाँ पर इतना पैसा सरकार के पास नहीं होता कि वो सभी विभागों में सभी फैसिलिटी मुहैया कराए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में उद्योगपति लोग जब उसको अपने नियंत्रण में लेंगे तो वो अपने अनुसार नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसको और भी अधिक अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। चौथा, अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना। पांचवा, प्रबंधकीय योग्यता और दक्षता में वृद्धि करना। छठा, बाहरी ऋणों के भार को घटाना। सातवां उद्देश्य था राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप निजी क्षेत्र की उत्पादन क्रियाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के साथ समन्वित करना। आठवां, नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना। और नौवां, अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाना। ये सब उद्देश्य थे निजीकरण के। अर्थात इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निजीकरण पर जोर दिया गया। अब सरकार ने निजीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए? सबसे पहला उपाय है सार्वजनिक क्षेत्र को सीमित करना। औद्योगिक नीति में प्रारंभ से ही सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख स्थान दिया गया था। इसके पीछे ये धारणा थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से पूंजी संचय में वृद्धि होगी, औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी, विकास की दर बढ़ेगी तथा निर्धनता में कमी आएगी। किंतु परिणाम इसके विपरीत निकले और सार्वजनिक क्षेत्र इन आशाओं में खरा नहीं उतर सका, जिसका परिणाम ये हुआ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 3 कर दी गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट है विनिवेश। सरकार ने घाटे में चल रहे जितने भी उपक्रम थे उनको निजी क्षेत्र को पूर्णतः या अंशतः बेचना आरंभ कर दिया। यानी पूर्णतः का मतलब पूरा ही बेच दिया, अंशतः का मतलब 50% शेयर गवर्नमेंट का और 50% निजीकरण। अब इनका स्वामित्व तथा प्रबंध सरकार के स्थान पर निजी क्षेत्र को हो गया था। और तीसरा है आरक्षण से मुक्ति। सरकार ने सार्वजनिक उद्योगों की संख्या में कमी करके निजी क्षेत्र के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया।
वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या केवल 2 रह गई। यानी आज आरक्षित उद्योगों की संख्या केवल 2 है। जो सरकारी नियंत्रण में संस्थान चल रहे हैं वहाँ पर आरक्षण देना जरूरी है, इसलिए वो केवल 2 रह गए हैं। फोर्थ, औद्योगिक लाइसेंस का परित्याग। सरकार द्वारा देश में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को कम कर दिया गया। 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार 18 उद्योग ऐसे थे जिनको प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य था, किंतु आज उनमें से 12 उद्योगों को मुक्त कर दिया गया। उनको लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल 6 उद्योग ऐसे हैं जिन्हें लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, जिसमें शराब है, सिगरेट है, केमिकल्स हैं, विस्फोटक सामग्री हैं और इसके अलावा मेडिसिन्स आती हैं। ये केवल 6 हैं। 5वां है शेयरों का विनिवेश। भारत में निजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कदम सार्वजनिक उद्यमों के सरकारी शेयरों का विनिवेश है। विनिवेश का मुख्य लक्ष्य बजट के लिए वित्तीय साधन जुटाना है। 6, समझौता ज्ञापन। समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य सरकारी नियंत्रणों को कम करना तथा उद्यमों को अपने निष्पादन के लिए अधिक उत्तरदायी बनाना है। इसके लिए उद्यमों को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और 7वां है निजी क्षेत्र की सहभागिता। बीमा, विद्युत, ईंधन, परिवहन व संचार आदि महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स वेरी मच।